आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। पाइथन जो है वो हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मतलब कि जो इंसानों के द्वारा अच्छे से रीड किया जा सके और राइट किया जा सके। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में ही चीज़ें अंडरस्टैंड करता है। तो अब इंसानों के लिए ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में पूरा कोड लिखे, हर एक कमांड लिखे। तो यहाँ पे आती है लैंग्वेजेस, जो कि हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है और राइट कर सकते हैं। जो कंपाइलर होता है वो इस लैंग्वेज को, कंपाइलर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि 0 1 के फॉर्मेट में, जिससे वो कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है कि ये आखिर कोड है या जो भी कमांड है वो क्या है। हाई और जब इंटरप्रेटेड का मीन्स होता है, पाइथन में जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कि पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। रैदर देन सी प्लस प्लस में जो होता है वो पहले पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट हो जाता है कंपाइलर के द्वारा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। इसलिए पाइथन में जो होता है एरर डिटेक्शन करना होता है वो काफ़ी आसान होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज रखता है कोड को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के फॉर्म में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उप्स के कॉन्सेप्ट्स और इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म के भी कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही आते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। जनरल पर्पस का मीन्स क्या हो गया, पाइथन जो होता है बिल्ट मैनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू डाटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। मतलब कि पाइथन से हम बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स या फिर डाटा साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एमएल मॉडल्स हो गए और बहुत कुछ। पाइथन क्रिएट क्यों की गई थी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, जो भी हम कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स होते हैं जैसे सी प्लस प्लस के सिंटैक्स हो गए, सी के सिंटैक्स हो गए, वो सब का एज़ कम्पेयर टू पाइथन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसको हट कम करने के लिए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मेक प्रोग्राम क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हमारे पास क्या लाइब्रेरीज, पैकेजेस, मॉड्यूल्स, ये सब क्या होते हैं। जो मॉड्यूल होता है वो एक सिंगल पाइथन फाइल होता है जो कि .py से सेव होता है, कि जैसे main.py हो गया हमारा, या फिर हमारा app.py हो गया, ये सब हमारे हो गए मॉड्यूल्स। तो ठीक है, जो करते हैं, जो कंटेन करते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस को। वहीं जो पैकेज हो गया वो कलेक्शन हो गया ऐसे सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स का, जो कि एक डायरेक्टरी के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे कि हमारे पास पांडास हो गया, पांडास एक लाइब्रेरीज है और इसको पैकेज भी बोल सकते हैं हम, जो कि स्टोर करती है सिमिलर टाइप ऑफ डाटा इन इट। अब लाइब्रेरीज क्या है, जो मल्टीपल पैकेज एक साथ कनेक्ट करते हैं हम, तो उसको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल टर्म है, या फिर कह सकते हैं एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टर्म है कि लाइब्रेरीज कि सिमिलर टाइप ऑफ पैकेजेस आर गैदर टुगेदर। अब देखते हैं हम व्हाट इज़ इम्पोर्ट इन पाइथन। इम्पोर्ट क्या करता है, मॉड्यूल्स को, पैकेजेस को और सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को हमारे करंट पाइथन फाइल के अंदर ले आता है। जैसे कि हम अभी main.py में काम कर रहे हैं। अब मेरे को चाहिए कि मैं मैथ वाले मॉड्यूल से मेरे को स्क्वायर रूट वाला फंक्शन चाहिए, तो अब हम उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, हम सीधा लिख देंगे इंपोर्ट है पूरा मॉड्यूल को। जब हमें अगर इंपोर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। तो उसके बाद फिर मैथ में से हम जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट, इससे क्या हो गया, हमारे मैथ मॉड्यूल पैकेज के अंदर जो हमारा मैथ का पैकेज होगा उसके अंदर हम मॉड्यूल्स चेक होंगे, मॉड्यूल्स में जो हमारा स्क्वायर रूट डॉट पाई होगा उसमें से ये पिक होके आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें स्पेसिफिक मॉड्यूल को अगर हमने फैच करना है तो हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, हमने यानी कि जो सिर्फ स्क्वायर रूट वाला था सिर्फ हमने उसको फैच किया यहाँ पे मैथ एक नाम के मॉड्यूल्स के वो पैकेज के अंदर से। अब हम एलियस नेम, यानी कि हमारे पास जब भी कोई बड़ा नाम होता है या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नाम होगा जो हम बार बार यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम उसको खुद का एक नया नाम दे देते हैं, जैसे कि इंपोर्ट नमपाइज एज NP। तो अब जब भी हमको कुछ भी यूज़ करना होगा तो हम NP यूज़ करेंगे रेदर देन नमपाई। अब इंपोर्ट मल्टीपल आइटम्स अगर हमें एक साथ इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट पावर, हम ऐसे कोमा लगा के एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें सब कुछ ही अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम स्टार का यूज़ करते हैं। इसका मतलब हो गया सब कुछ, जो भी मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे चीज़ें हैं वो सारी कुछ आ जाएगी, जितने भी फंक्शंस है, क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, सब आ जाएंगे। लेकिन हम इसको अधिकतर अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़, मतलब इससे कई बार कन्फ्यूजन्स हो जाती है और एक साथ ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। व्हाट इज़ वेरिएबल्स इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक वेरिएबल क्या होता है, वो एक वैल्यू को रेफ़र करता है जो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। अब हमारे पास मान लो 10 है, 10
एक सेकेंड, अगर वो एक वेरिएबल वो होता है जो एक वैल्यू को रेफर कर रहा होता है जो मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होती है। मान लो हमारे पास 10 है। अब 10 एक कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, उसको रेफर करने के लिए हमने उसको एक नाम दे दिया जैसे ए, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। और हम इसको नाम इसलिए देते हैं ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर पाए। मान लो मैं हमने 10 डिक्लेयर किया, अब उसको कोई रेफ़र करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम उस 10 को कैसे यूज़ करेंगे कि कहाँ वो मेमोरी लोकेशन में है। तो हमने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि उस मेमोरी के वैल्यू को वो रेफ़र कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे नेम इक्वल टू ABCD, यानी कि नेम ये ABC नाम की स्ट्रिंग को रेफ़र कर रहा है और x 10 नाम के इंटीजर को रेफ़र कर रहा है। अब पाइथन जो होता है वो डायनेमिकली टाइप होता है, मतलब कि वो रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि, या वो खुद से ये डिसाइड कर लेता है कि कोई जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या है। हमें इसको स्पेसिफिकली असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये इंट है, जैसे कि हमें C++ में इंट x इक्वल टू 10 लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 10। वो पाइथन खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि x हमारा जो है वो इंटीजर है। अब वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स होते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करने के। जो भी वेरिएबल का नेम होता है वो मस्ट स्टार्ट होना चाहिए A to Z, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z और कोई अंडरस्कोर से। जैसे कि यहाँ पे एज हो गया या अंडरस्कोर काउंट हो गया, ये वैलिड है। अगर कोई भी नंबर आ जाता है आगे में तो वो वैलिड नहीं होता। अब ऐसी वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर ओनली, यही सब चीज़ें वेरिएबल नेम के अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाइफन हो गया या @ हो गया, स्पेशल सिंबल्स, ये सब चीज़ वैलिड नहीं होती। और जो वेरिएबल नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर छोटा एज हम लिखते हैं और कैपिटल ए करके हम एज लिखते हैं तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, वो कोई सेम वेरिएबल नहीं है। और वेरिएबल नेम कोई भी पाइथन का कीवर्ड नहीं हो सकता, जैसे कि हो गया इफ़, फॉर, क्लास, वाइल, वेरिएबल कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स की। पाइथन में कई टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। अब न्यूमेरिक में बात करें तो इंटीजर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, फ्लोट आ जाते हैं। वही सीक्वेंस टाइप में बात करें तो स्ट्रिंग हो गई हमारे पास, लिस्ट हो गया हमारे पास और टपल हो गया हमारे पास। सबसे पहले बात करें अगर हम इंटीजर की, तो ये क्या करता है, एक स्टोर करता है होल नंबर को, जो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है और जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे x इक्वल टू 10 हो गया या b इक्वल टू -5 हो गया, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में ऐड या अपडेट कैसे किया जा सकता है, हम डायरेक्ट प्लस का सिंबल लगा के कोई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर उसी को अपडेट भी कर सकते हैं कि हमने a में प्लस और 5 कर दिया, यानी कि 10 + 5 15 हो गया। अब जो होता है रिमूव, इसके अंदर हम रिमूव नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर इंटीजर को, हम सीधा डिलीट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, जैसे कि डेल ए लिख के, डेल कीवर्ड का यूज़ करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट क्या होता है, ये स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को, जैसे कि 99.50 एक फ्लोटिंग नंबर है। पाई की वैल्यू हो गई 3.14, ये भी फ्लोटिंग नंबर है, हम स्टोर कर सकते हैं। इसका भी ऐड और अपडेट करने का तरीका सेम है इंटीजर की तरह, और रिमूव करने का भी तरीका सेम है डेल कीवर्ड का यूज़ करके। अब बात करते हैं हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब जो हमने मैथ में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2 + 3i, इस टाइप से होता है। आई का हम यूज़ करते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए, लेकिन पाइथन के अंदर हम जे यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि 2 + 3j ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब अगर हमें एक्सेस करने हैं इनके पार्ट्स को, तो हम डॉट लगा के रियल और डॉट इमेज कीवर्ड का यूज़ करके हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि z.real, तो इससे हमें इसका रियल पार्ट मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये जो पार्ट मिलेगा वो फ्लोटिंग नंबर में मिलेगा, कोई इंटीजर नहीं होगा, वो फ्लोट नंबर होगा, फ्लोटिंग नंबर। ओके। अगर हमें अपडेट करना है तो सिंपली z को दोबारा से z+1j कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। रिमूव करने के लिए डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं बुलियन वैल्यू क्या होती है। बुलियन वैल्यू क्या आती है, ये ट्रू या फॉल्स को स्टोर करती है। एग्जाम्पल के लिए ए के अंदर हमने ट्रू स्टोर करा दिया और बी के अंदर, ये ए के अंदर हमने वापस से अपडेट किया तो फॉल्स स्टोर करा दिया। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए इक्वल टू 1 इसके बाद, तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ए जो 1 के बराबर है और 1 का मतलब भी ट्रू ही होता है। अब हम डेल कीवर्ड का यूज़ करके इसको वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है, ये स्टोर करता है टेक्स्ट, कैरेक्टर और कोड्स को।
एग्जाम्पल के लिए जैसे नेम क्या कहते हैं, कोट्स के अंदर मतलब डबल कोट्स के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग होती है। जैसे हमने यहाँ डबल कोट्स के अंदर पाइथन लिखा तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। अब पाइथन वो स्ट्रिंग्स के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि नेम में अभी पाइथन था, हमने प्लस लिख के एक और स्ट्रिंग ऐड कर दी प्रोग्रामिंग, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग करके। अगर हमें जैसे ये ऐसे ऐड नहीं करना तो हम ए के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, मान लो ABC, बी के अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया DEF। अब हम अगर एक सी में हम नया पास कंकैटिनेट कर देते हैं, जो हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट सी, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ABCDEF हमें प्रिंट करके दे देगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और स्ट्रिंग में हम अपडेट कैसे करते हैं, वापस से उसके नाम के आगे दोबारा कुछ लिख दिया तो स्ट्रिंग अपडेट हो जाती है और ये वाली स्ट्रिंग हमारी लॉस्ट हो जाएगी। फिर जैसे हमने नेम को दोबारा से रीडिफाइन कर दिया, इक्वल टू करके जावा कर दिया, तो अब अगर हम नेम प्रिंट करेंगे तो वो जावा आएगा ना कि पाइथन आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, स्ट्रिंग जो होती है हमारी, स्ट्रिंग जो होती है हमारी वो इम्यूटेबल होती है। यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एस नाम से एक स्ट्रिंग है ABC, अगर हम इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करके वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, मान लो मैं 0 इंडेक्स पे B डालना चाहता हूँ, तो ये हमें एरर देगा क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे नेम में से हमने जावा को रिप्लेस करके कुछ भी नहीं डाला, मतलब कि जो अगर मान लो हमारी स्ट्रिंग में एस इक्वल टू जावा है, तो हम इसको रिप्लेस ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये एस इक्वल टू हमारी खाली स्ट्रिंग बन जाएगी एक। और हम स्ट्रिंग को वही डेल कीवर्ड का यूज़ करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है, एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन होता है। मीन्स कि लिस्ट ऑर्डर्ड हो गया, मतलब कि हम जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ को एंटर करेंगे उसी ऑर्डर में वैल्यू हमारी स्टोर होगी। जैसे हमने पहले 1 किया तो 1 एंटर, 2 किया तो 2, 3 किया तो 3। ठीक है। अब क्या होता है, हम ऐड कैसे करते हैं, इसमें डॉट अपेंड कीवर्ड का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं कि डॉट अपेंड हमने 4 किया, तब लिस्ट जो होगी हमारी 1 2 3 4 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, अब इसमें 1 और 10 इंसर्ट किया तो ये 1 और 10 बन गया। अपडेट, इसमें अपडेट हम कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल नहीं होता, म्यूटेबल होता है, मतलब जिसको हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब 0 इंडेक्स पे 100 डाला तो ये 0 इंडेक्स का हमारा जो लिस्ट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमारी लिस्टिंग। तो जैसे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 इंडेक्स पे अब क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 2 था, 3 था हमारा, 4 1 और 10। अब जो नई लिस्ट होगी हमारी वो ये होगी। इसी तरीके से हम रिमूव का कीवर्ड का यूज़ करके कोई वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। पॉप कीवर्ड से हमारा जो लास्ट एंटर्ड वैल्यू होता है वो लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे डॉट पॉप करेंगे तो हमारी 10 बाहर लिस्ट से बाहर हो जाएगा और बाकी बची लिस्ट ऐसे की ऐसी रहेगी। और हम कोई स्पेसिफिक इंटीजर पर डेल कीवर्ड का यूज़ करके डिलीट भी कर सकते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि हमने डेल नम 0, यानी कि मेरे को ये 0 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी थी, तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव हो जाएगी हमारी यहाँ से। और 2 हम पहले ही रिमूव कर चुके थे तो ये हमारी लिस्ट बचेगी 3 4 और 1। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टपल्स की ओर। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स भी सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप होते हैं, लेकिन ये ऑर्डर्ड होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। जैसे हम लिस्ट को चेंज कर सकते थे, हम टपल्स में ना ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं। तो हम टपल्स को चेंज कैसे करेंगे सवाल। तो टपल्स को चेंज करने के लिए फिर हम टपल को टाइप कन्वर्जन कर देंगे इनटू लिस्ट में। जैसे कि अब पहले ही हमारे पास डाटा ये टपल में था, अब हमें टपल नहीं पहले लिस्ट में करना है, तो हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेंगे और हम जस्ट लिस्ट लिख के ये डाटा को अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या हो गया, ये जो हमारा डाटा टपल था वो अब लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो वैल्यू है 10 20 और 30 है। अब जो भी हमने इसमें चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करने के बाद हम वापस से डाटा के अंदर क्या स्टोर करा देंगे, हमारा जो था टेम्प स्टोर करा देंगे, लेकिन टेम्प को क्या चेंज करके टपल में चेंज करके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब बात करते हैं आगे सेट की। सेट क्या होते हैं, सेट होता है अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन होता है जो सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। मतलब कि अगर हम सेट के अंदर 1 1 2 3 डालते हैं तो सेट के अंदर सिर्फ 1 2 3 ही आएगा, वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर 1 2 3 है, हम कोई ऐड करेंगे 4 तो 4 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर हम दोबारा से 4 ऐड करेंगे तो सेट सेम का सेम रहेगा।
और सेट कभी भी अनऑर्डर्ड होता है, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेट में हम जिस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं हमें रिटर्न में उसी ऑर्डर में मिले। ये अंदर कैसे भी सफल होते रहते हैं, यानी कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। हम अपडेट भी कर सकते हैं, जब हमें अगर मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी हो तो अपडेट कीवर्ड का यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यू लिस्ट के फॉर्म में डाल देंगे तो वो सेट के अंदर चली जाएगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं हमने लिस्ट बना के वैल्यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ डाल दिया। रिमूव, इसको अगर रिमूव करना हो तो हमने कोई वैल्यू तो एस डॉट रिमूव कर देंगे, या फिर डॉट डिस्कार्ड मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब रिमूव और डिस्कार्ड में फ़र्क क्या है? रिमूव अगर हम करते हैं और अगर मान लो वो दो वैल्यू सेट के अंदर है ही नहीं, तो ये हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा कि यहाँ पे कोई एरर है। और लेकिन अगर हम डिस्कार्ड का यूज़ करते हैं तो अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती है, मान लो 10 हमारे सेट के अंदर नहीं है, तो वो हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेट ऑपरेशंस की। जब से हमारे पास दो सेट है, अब यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के ऑपरेशंस हो गए: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेंटिक डिफरेंस। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास सेट की दोनों सेट की कंबाइंड वैल्यू मिल जाती है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, 3 4 5 था, तो यहाँ पे 1 2 3। अब ध्यान रखना, सेट क्या करता है? यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, तो 3 दो बार स्टोर नहीं होगा, एक ही बार होगा, 4 और 5। ये हमें ये मिल गया। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन वैल्यूज़। दोनों ए और बी सेट में कॉमन वैल्यूज़ क्या है? 3, तो हमें ये 3 मिल गया यहाँ पे। अब जो डिफरेंस है, मतलब ए सेट में से हमने बी सेट की वैल्यूज़ को हटा देना है। ए सेट में क्या है? 1 2 3 है। बी सेट में कौन सी वैल्यू है जो ए सेट में 3 है? तो हमने 3 को हटा देना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 1 कोमा 2 बचेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? जो दोनों में वो जो दोनों हाँ, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, मतलब कि अनकॉमन एलिमेंट्स जो भी हमारे दोनों सेट में है, हमें वो रिटर्न करने हैं। जैसे कि अनकॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ए और बी सेट में? 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब बात करते हैं हम अपनी डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी क्या होती है? वो स्टोर करती है डाटा को की वैल्यू पेयर्स में। जैसे कि हम देख सकते हैं, स्टूडेंट्स नाम के हमने एक डिक्शनरी बना दी, जिसके अंदर नेम हमारा कीवर्ड हो गया और ABC उसकी वैल्यू होगी। फिर हमने कोमा डाल के दूसरा की लिया, एज हमारा की हो गया, और 21 हमारी उसकी वैल्यू हो गई। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जो की होते हैं वो हमारे पास यूनिक होने चाहिए। की कोई भी डुप्लीकेट की हम यूज़ नहीं कर सकते डिक्शनरी के अंदर। वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन की नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट में हम की डालेंगे यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर, और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, तो ये इसमें यहाँ पे कोर्स भी हमारा ऐड हो जाएगा। और अगर हमें कोई चीज़ अपडेट करनी है तो जस्ट उसका की लिख के हमने वो नई वैल्यू डाल देनी है, तो वो अपडेट हो जाएगी। रिमूव करने के लिए वही डेल कीवर्ड यूज़ करके स्टूडेंट के साथ ब्रैकेट में उसका कीवर्ड डाल देंगे, तो वो चीज़ हमारी डिलीट हो जाएगी, एज हमारा डिलीट हो जाएगा स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी से। और अगर हम पॉप करते हैं तो हमारा पॉप करके भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं। पॉप करके हमने नेम निकाल दिया बाहर, तो वो वहाँ वो भी रिमूव हो गया। अब लूप का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम डिक्शनरी में? हम जैसे कि फॉर लूप यूज़ करके की और एक वैल्यू, दो वेरिएबल एक साथ लिया इन यूज़र डॉट आइटम। आइटम क्या करता है? हमारा दोनों की वैल्यू एक साथ रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, एक की स्टोर करने के लिए, एक वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से हम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमने सिर्फ कीज़ एक्सेस करने हैं तो डॉट कीज़ यूज़ करेंगे, तो ये हमें एक लिस्ट की फॉर्म में जितने भी कीज़ हैं हमारे डिक्शनरी के अंदर वो सारे लौटा देगा। इसी तरीके से हम वैल्यूज़ के लिए भी सेम यूज़ कर सकते हैं, डॉट वैल्यूज़ कर सकते हैं, तो हमें लिस्ट के फॉर्म में जितने भी वैल्यूज़ है डिक्शनरी के अंदर वो सारे लौटा देगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कीज़ वैल्यू को टुगेदर अलग अलग करके। जैसे फॉर लूप से भी हम कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1, अगर हमें लिस्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए, उसी तरीके से हम वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं एक्सेस। अब चेक करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का वेरिएबल है। तो हम एक टाइप नाम का फंक्शन होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ नेम इक्वल टू ABC है, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। हम टाइप कीवर्ड का यूज़ करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि आखिर क्या आएगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है? एक मेथड है जिसके ज़रिए हम मोर रीडेबल फॉर्म में और मोर इंटरेस्टिंग फॉर्म में हम स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। मान लो अभी हम जब स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते थे तो हम कैसे करते थे कॉन्कैट? ए नाम की मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है ABC। अब इसके साथ हमने एक नई स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है A प्लस
फिर हम करते थे, फिर नई स्ट्रिंग का कोई डालते थे, इस तरह से करना पड़ता था। मान लो उसके बाद मेरे को और भी कोई स्ट्रिंग डालनी है या और कोई वेरिएबल इसके साथ ऐड करना है, तो इस तरह से करना पड़ता। दैट इज़ वेरी अनरीडेबल और नॉट फॉर प्रैक्टिस। तो अब इसके लिए हम ये एक मेथड आया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके। इसमें हमने क्या करना होता है, एक स्टार्टिंग में हमने एफ लिख देना होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग है हमारी वो लिख देनी होती है, जैसे जो भी हमारी स्ट्रिंग है। और कोई भी अगर वेरिएबल है, जैसे हमने ए करना है, तो हम उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज होकर यहाँ पे लिखा जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये यहीं पे देखो कि नेम इक्वल टू ए बी सी है, एज हमारी 21 है। अब मान लो प्रिंट हमने किया, एफ स्टार्टिंग में लिख दिया, कोटेशन मार्क के अंदर हमने लिखा माई नेम इज़, ये जो हमारा वेरिएबल चेंज करना था उसको हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। तो इससे क्या होगा, ये नेम जो है वो पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐसी एज स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर ऐड हो जाएगा। अगर मान लो मैं अगर एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करता तो हमें कैसे लिखना पड़ता, हमें ऐसे लिखना पड़ता, माई नेम इज़ प्लस करके हम मेरे को नेम लिखना पड़ता, उसके बाद फिर प्लस करके डबल कोट्स में फिर से एंड आई एम, उसके बाद प्लस करके फिर मेरे को इंट में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर उसके बाद एज लिखना पड़ता, क्योंकि ये वो कॉन्केटिनेशन ऑफ इंटीजर विद स्ट्रिंग नहीं होता, सेम टाइप में ही कॉन्केटिनेशन होते हैं। फिर मेरे को वापस ईयर्स ओल्ड लिखना पड़ता। डैट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड एंड कई बार बहुत बार इसमें एरर्स आ जाते हैं, इसलिए एफ स्ट्रिंग का यूज़ होता है। जैसे कि वन मोर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि A10 है B5 है, तो मैंने सम किया इज़ A+5। अब यहाँ पे तो ये पहले ऐड हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा ये, उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगा। अब फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं इससे, मान लो मेरे पास ये जो नंबर है ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक का है, मेरे को चाहिए 2 तक का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जो भी उसका नाम है पहले तो वो लिख लेंगे प्राइस, उसके बाद कोलन यूज़ करेंगे, फिर डॉट यूज़ करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ के वैल्यूज़ जितने हमने चाहिए डॉट के बाद, मान लो मेरे को 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद एफ़ लिख देंगे। इस तरीके से हम जो होता है फ्लोटिंग वैल्यूज़ को भी नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब विदाउट एफ स्ट्रिंग, वही जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया, विदाउट एफ स्ट्रिंग हमें इस तरह से करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कई बार एरर्स आ जाते हैं, और विद एफ स्ट्रिंग के साथ देखो कितना ईजिली हो जाता है। अब बात करते हैं इनपुट्स इन पाइथन में। पाइथन में इनपुट्स हम कैसे लेते हैं, पाइथन में इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे ये जो है ये हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एंटर यूर नेम करके। अब जब ये हमें डिस्प्ले होगा तो हम टाइप करेंगे, जो भी हम टाइप करके एंटर करेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। और ये ध्यान रखना, इनपुट जो होता है वो ऑलवेज रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यूज़, यानी कि अगर हम इनपुट में 10 देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना कोडिंग करते टाइम कि हमारे पास अगर मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हमें इसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से। अब बात करते हैं इंडेंटेशन, वो बेसिक्स आउटपुट्स, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड हो गया, ये सब तो बेसिक्स आउटपुट्स है। अब हम बात करते हैं इंडेंटेशन इन पाइथन। अब पाइथन क्या है आपको भी पता होगा, हम अभी तक हमने पाइथन में करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया। पाइथन करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करता, पाइथन यूज़ करता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब थोड़ा सा गैप यानी स्पेसिस का यूज़ करता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देखते हैं कैसे इंडेंटेशन वर्क करता है। जैसे इफ़ स्टेटमेंट हम एक लेते हैं, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो अब यहाँ पे हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे, करली ब्रैकेट्स के अंदर ये कोड लिखते थे, लेकिन हमें यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है करली ब्रैकेट्स। यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो प्रिंट की जो भी हमारा कोड है ये इस इफ़ ब्लॉक के अंदर है। इफ़ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तब ये दोनों प्रिंट चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं करते तो ये हमारा गलत हो जाता और हमें एरर शो होता। तो एरर शो नहीं होता, बेसिकली ये इफ़ स्टेटमेंट वर्क ही नहीं करती, सीधा ये प्रिंट ही हो जाता है, क्योंकि ये प्रिंट आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक है। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन में। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं, यूज़ किया जाता है परफॉर्म ऑपरेशन उन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे प्लस हमारा ऑपरेटर है, और जो हमारे 10 और 5 थे वो ऑपरेंड थे।
ऑपरेंड का मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन की जाती है, यानी 10 और 5 के ऊपर क्या ऑपरेशन की गई, एडिशन की ऑपरेशन की गई, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 15। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर के क्या हो गए, जो कि हमारे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमें क्या करता है, मॉड्यूलस प्लस माइनस ये सब तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। मॉड्यूलस जो क्या होता है, वो हमें रिमाइंडर लौटाता है। यानी कि मान लो मैं 5 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो हम मेरे को रिमाइंडर 1 मिलेगा ना, रिमाइंडर हमारा 1 बचता है, तो वही हमारा वो मॉड्यूलस रिटर्न करके देता है। फ्लोर डिवीज़न का मतलब हो गया नीचे वाली वैल्यू, यानी अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हमें सिर्फ फ्लोर डिवीज़न चाहिए तो ये पॉइंट के आगे वाली वैल्यू हमें लौटा के दे देगा। एक्सपोनेंट का मतलब हो गया पावर। अगर हम 2 डबल स्टार 3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3, जो कि हमारा क्या होता है, 8 होता है। और इसी तरीके से हम देखो यहाँ पे ये ऑपरेशंस की परफॉर्म किए गए हैं प्रिंट के साथ, प्लस का, फिर फ्लोर डिवीज़न, फिर उसके बाद पावर वाला। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गए, जो कुछ वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, जैसे कि इक्वल टू हो गया, ये वैल्यू असाइन करता है कि ए इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, ए को मैं 10 को ए को 10 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, ए को मैंने असाइन कर दिया 10 वैल्यू। और प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ए प्लस इक्वल टू का मतलब 10 हो गया, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 10। ये इस चीज़ को शॉर्ट में लिखने का एक मेथड होता है। ऐसे ही माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। इसी तरीके से हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए काम आता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं ये। यानी कि जैसे 10 ए इक्वल टू बी, अगर मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, अगर हम मैं ए इक्वल टू बी हो गया, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू है, वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है, जैसे कि इस केस में है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ए बी के बराबर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन मतलब चेक करेगा ग्रेटर है कि नहीं है, लेस देन चेक करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगर बड़ा है या बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू हो गया। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ लॉजिक में काम करते हैं, जैसे कि दोनों लॉजिक ट्रू है कि नहीं है, या दोनों में से एक ट्रू है नहीं है, इस तरह से। जैसे कि एंड हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्या करता है, ए अगर 5 से बड़ा है, ओ एंड का मतलब दूसरी कंडीशन, बी लेस देन 10, अगर ये दोनों ट्रू है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। और इसी तरीके से और हो गया, और में क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, एनी वन इज़ ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेगेशन का मतलब, नोट का मतलब क्या हो गया कि नोट ए ग्रेटर देन 5, अगर ए ग्रेटर देन 5 है, ये ट्रू है, तो ट्रू, ये नोट का मतलब उसका उल्टा रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स है तो नोट का मतलब क्या हो गया, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी जो भी रिजल्ट अंदर आएगा उसको उल्टा कर देगा नोट। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बिटवाइज लॉजिक पे डिपेंड करता है। कोई भी वैल्यूज़ जैसे 5 है, 3 है, इसको बिट में, बाइनरी बिट में कैसे लिखते हैं, तो इसका एक मेथड सिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे 1 हो गया, फिर 2, फिर उसका 2 का मल्टीपल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे ये चलते रहता है। अब मान लो 5 है तो 4 के नीचे एक 1 डालो और एक 1 के नीचे 1 डालो, और ये बीच वाली वैल्यूज़ 0, तो ये 1 0 1 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ऐसी 3 के लिए 1 0, ये 0 0 0 1 1, ये 3 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब एंड का मतलब क्या हो गया, 5 एंड 3। अब देखते हैं एंड की बात करते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, जब भी अगर 0 0 हुआ तो एंड में 0 रिटर्न करता है, 0 1 हुआ तो भी 0 रिटर्न करता है, 1 0 हुआ तब भी 0 रिटर्न करता है, 1 1 हुआ तब 1 रिटर्न करता है। ये हमारा एंड होता है, ये हमारा एंड होता है। एंड का मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसी और के लिए क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा।
ये हमारा और के लिए हो गया कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो हो गया। एक्सोर क्या करता है, एक्सोर में होता है उसको चाहिए उल्टा। अगर 1 0 एक ट्रू है एक फॉल्स है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों सेम है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे 1 1 है तो ये 0 करेगा, 0 0 है तो ये 0 करेगा। ये एक्सोर होता है। ठीक है। अब देखते हैं 5 एंड 3 का मतलब क्या हो गया। 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1, 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1। एंड का इस पर एंड ऑपरेशन लगाना है, यानी कि एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब 0 0 1, अब यहाँ पे 0 0 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। 0 0 1 यानी कि ये सिर्फ 1 के नीचे 1 आए, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 हुई हमारी, यानी कि 5 एंड हम 3 करते हैं तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। समझ में आया। ऐसे ही और देखते हैं, अगर 5 और 3 करते हैं तो क्या आता है। 1 0 1 है और 0 1 1 है, और का मतलब दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू। 1 1 1 आया, अगर 1 हम 1 1 1 इधर रखते हैं, 1 2 4 इस 1 1 1 रखते हैं, 4 5 6 1 7, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यानी कि 5 और 3 की वैल्यू हमारी क्या आती है 7 आती है। ऐसे ही एक्सोर चेक कर लेते हैं 1 0 1 0 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0। अब 1 1 0 क्या है 6। समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है। ये हमारा था बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर में और आगे भी चीज़ें हैं, 3 और ऑपरेटर होते हैं। नोट, नोट समझ लो, नोट का एक सिंपल चीज़ समझ लो। अगर कोई वैल्यू n है और उसका नोट करते हैं तो वो हमें देगी क्या कहते हैं नेगेटिव ऑफ n+1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मान लो 5 है तो नेगेटिव ऑफ 5+1 वो हमें 6 रिटर्न -6 रिटर्न करके देगी। एक फॉर्मूला है याद रखने का कि नोट क्या रिटर्न करके देगा। अब बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। अब हमने 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 4 5 कैसे था 1 0 1, यानी 1 0 1 5 था। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या हो गया 5 लेफ़्ट शिफ्ट 1, यानी कि एक बिट से 5 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दो। यानी कि अब 5 को था एक बिट है, यानी जो आगे से था उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 1, और जो इस साइड अब खाली हुई तो वहाँ पे 0 डाल देंगे। तो अगर 5 को हम एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको आगे सरका देना है कि 8 में ये 1 8 में डाल दिया तो ये 1 0 1 ये बन गया। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब जितने, हाँ 5 लेफ़्ट शिफ्ट 1, एक मिनट फिर से देखते हैं। ये 8 4 2 1 1 0 1, ये हमारा 5 का रिप्रेजेंटेशन है। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या होगा एक बिट से 5 को उधर खिसका देना, तो 1 0 1, और ये जो खाली जगह आएगी वहाँ पे 0 फिल कर देना है। तो 1 0 1 0 अब क्या बन गया 8 और 2 कितने होते हैं 10, यानी कि अगर 5 को हम एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो वो 10 हो जाएगा। अब राइट शिफ्ट में देखते हैं। राइट शिफ्ट में क्या था 1 0 1 था, उस साइड चला जाएगा तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी, तो ये बचेगा 0 और 1। कैसे 0 1 गलत हुआ ना, ये 0 1 कैसे बचेगा, ये 1 चला जाएगा तो ये 1 0 आएगा ना इस साइड। तो ये क्या था हमारा 1 था 2 था 4 था, तो 2 के नीचे 1 है, इसका मतलब क्या हो गया अगर हम 5 को एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जो हम चेक करने के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंस चेक करेंगे ए इन एप्पल, एप्पल के अंदर ए है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो फॉल्स। इसी तरीके से हम नोट प्रेजेंट के लिए भी चेक करते हैं। 5 नोट इन लिस्ट, इस लिस्ट में 5 है कि नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 3 इन 1 2 3, इसमें 3 है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब बात करते हैं कंडीशंस की क्या होती है। कंडीशंस क्या हो गया कुछ स्पेसिफिक वो कोड, हम कंडीशंस डाल देते हैं जिसके बेसिस पे कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। जैसे कि हमारा हो गया इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा ये जो सिंटेक्स होता है, इफ़ डाल के हम कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि एज इक्वल टू 20 हमने दिया, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तभी प्रिंट होगा एलिजिबल टू वोट, अगर ये नहीं होगा तो ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है। और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है यूज्ड तब होता है जब 2 पॉसिबल आउटकम्स हो। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, एल्स अगर नहीं है तो फिर उसके बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट होएगा। इफ़ एल्स इफ़, अब बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट को हमने चेक करना हो कि मान लो अगर हमारा इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तब तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेड ए, अगर नहीं है
तो वो एलिफ स्टेटमेंट चेक करेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट चेक होएगी कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। ये भी नहीं है तो फिर उसके बाद एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा नेस्टेड इफ़ होता है। नेस्टेड इफ क्या करता है, यूज़र नेम में हम इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यूज़र नेम में इनपुट ले लिया, पासवर्ड में इनपुट ले लिया। अगर यूज़र नेम एडमिन है उसके बाद फिर हम चेक करेंगे पासवर्ड ये है तो प्रिंट होगा सक्सेसफुल। अगर यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड ये नहीं है तो प्रिंट होगा रॉन्ग। और अगर यूज़र नेम ही एडमिन नहीं है तो सीधा एल्स स्टेटमेंट बाहर वाली प्रिंट हो जाएगी, इनवैलिड यूज़र नेम। अब बात करते हैं हम लॉजिकल कंडीशंस की इन इफ़ में, कि जैसे कि हम इफ़ स्टेटमेंट में लॉजिकल कंडीशन लगा रहे हैं कि एज भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है एंड सिटीजन जो होंगे वो भी ट्रू होना चाहिए। सिटीजन देखो ट्रू है और एज भी ग्रेटर दैन 18 है तो ये दोनों ट्रू है तब हमारा प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ के अंदर। मैच जो होता है वो C++ के स्विच केस की तरह सिमिलर होता है। इसमें हम एक वैल्यू होती है उसको हम मैच करते हैं बड़े सारे केसेस के साथ, और वो केसेस के साथ मैच करने के बाद देखते हैं जो भी हमारा मैच हो जाता है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये अंडरस्कोर का मतलब हो गया बाय डिफ़ॉल्ट केस, अगर कोई भी मैच नहीं होता तो ये डिफ़ॉल्ट केस हो जाएगा। रेदर देन इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे कि हमने डे इक्वल टू 3 दे दिया, अब मैच कीवर्ड लगाया फिर डे यहाँ डाल दिया। अब केस में अब वो पहले 1 से मैच होगा, जो डे है यानी कि 3 है वो 1 के बराबर है, इक्वल टू 1 है, नहीं है तो केस दूसरे पे देखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल टू 1 है, नहीं है, फिर आगे वो देखेगा क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ 3 से इक्वल टू 3 है, हाँ 3 है तो प्रिंट हमारा वेडनेसडे हो गया। अगर ये भी इक्वल नहीं होता, यहाँ पे मान लो 3 की जगह 4 होता तो हमारा फिर बाय डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट हो जाता है इनवैलिड डे। अब हम बात करते हैं लूप्स की। लूप क्या होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम रिपीटडली एग्जीक्यूट करते हैं कोई ब्लॉक ऑफ कोड को, यानी कि हम मल्टीपल टाइम्स कोई एक सेम ही ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। जैसे कि 100 बार एग्जीक्यूट किया, 200 बार किया, 150 बार किया, वो हमारे ऊपर है हमें कितनी बार करना है। तब टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं पाइथन के अंदर, फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है। फॉर लूप में हम क्या, उसका सिंटेक्स होता है, हम पहले लिखते हैं फॉर, यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम इन, अब हम यहाँ पे सीक्वेंस देते हैं कि हमें किसके अंदर चेक करना है। सीक्वेंस से क्या हो गया, रेंज हो गया 5। अब रेंज के अंदर दो वैल्यू होती है, स्टार्टिंग और एंड। तो अगर हम स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, यहाँ पे एंडिंग वैल्यू होती है। अगर हम स्टार्टिंग की वैल्यू इनिशलाइज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्ट 0 से होता है और ये 5 तक जाता है, लेकिन ये 5 इंक्लूडेड नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 और यहाँ देखो 4 तक प्रिंट हमारा हुआ। ओके, रेंज फंक्शन में यही देखो, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, और एक और हमारे पास थर्ड वो इसका आर्ग्यूमेंट होता है स्टेप। स्टेप का मतलब हमें कितने कितने स्टेप चलना है। जैसे कि इसमें देखो 5 था तो ये वो इसमें स्टॉपिंग वैल्यू थी लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू नहीं थी, तो वो 0 से स्टार्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ देखो स्टार्टिंग वैल्यू 1 से 6 तक थी तो ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये इंक्लूडेड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है, लेकिन ये इंक्लूडेड होता है, जो भी हमारा पहला वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। अब 1 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 9 तक जाएगा। दो स्टेप यानी दो दो वैल्यू छोड़ के 1 प्रिंट हुआ, फिर वो दूसरी वैल्यू उसके बाद क्या प्रिंट होएगी, एक स्टेप छोड़ के दूसरा स्टेप पे जाएगा सीधा, कि 2 स्किप हुआ, फिर 3, फिर 4 स्किप हुआ 5, फिर 6 स्किप हुआ 7, 8 स्किप हुआ 9, उसके बाद फिर वो आगे जाएगा नहीं क्योंकि 9 तक ही था। अब कुछ लूप्स को कंडीशंस के साथ भी देख लो, लूप को कंडीशंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर लूप हमने यूज़ किया, फॉर नम इन रेंज, फिर उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगा दी, नम अगर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है तब भी प्रिंट होगा कि वो नंबर इवन है, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। वाइल लूप क्या हो गया, वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स से हमने लूप को एग्जीक्यूट करना है। पर्टिकुलरली ये तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैटर ना हो जाए। जैसे कि हम एग्जांपल में देखो, पासवर्ड को हमने एक स्ट्रिंग दे दिया, वाइल पासवर्ड नॉट इक्वल टू एडमिन 1 2 3, जब तक पासवर्ड एडमिन 1 2 3 नहीं होती तब तक ये पासवर्ड को इनपुट लेता रहेगा यूज़र से। जैसे ही ये पासवर्ड नॉट इक्वल टू एडमिन 1 2 3 हो जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा एक्सेस ग्रांटेड। मतलब कि समझो कि पासवर्ड जब तक एडमिन 1 2 3 नहीं है तब तक वो यूज़र से इनपुट लेता रहेगा कि नहीं वापस पासवर्ड डालो, वापस पासवर्ड डालो, वापस पासवर्ड डालो। जैसे ही ये पासवर्ड इक्वल टू एडमिन 1 2 3 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। अब बात करते हैं इनफाइनाइट लूप की। अगर हम कोई कंडीशन ट्रू ही है, वो कभी हमने यहाँ पे देखो वाइल ट्रू है प्रिंट रनिंग, जब तक ट्रू ट्रू है तब तक चलते रहेगा, ये
पर्टिकुलरली कहाँ यूज़ होता है, जैसे कोई कोई हमारा सर्वर हो गया, गेम्स हो गया, मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, वहाँ पे यूज़ करते हैं। हम ब्रेक से इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ जैसे जैसे हमें चेक करना पड़ता है ना कई बार कि हमारा जो सर्वर है रनिंग है कि नहीं है, तो ये बार बार रनिंग 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 प्रिंट करता रहेगा जब तक हमारा रनिंग है सर्वर। अब बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की। ब्रेक क्या होता है कि वो हमें फोर लूप से बाहर निकाल देगा। लूप जो भी हमारा लूप होगा, फोर लूप होगा, वाइल लूप होगा, उससे उस टाइम पे बाहर निकाल देगा। जैसे कि फॉर आई इन रेंज 10, जैसे ही आई 5 के बराबर होएगा तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ये कोड जो हमारा फोर लूप है वो स्टॉप हो जाएगा, हम फोर लूप से बाहर आ जाएंगे। कंटिन्यू क्या करता है, उस इटीरेशन को स्किप कर देता है, यानी कि आई इक्वल टू 2 जैसे ही होगा तो वो कंटिन्यू स्किप हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे, कि पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, अब आई 2 हो गया तो 2 स्किप हो जाएगा। अब अगला इटरेटर आ जाएगा, जैसे 3, फिर 4, और 5 तो इंक्लूड नहीं होता तो 5 नहीं आएगा। अब लूप के साथ क्या करते हैं, एल्स स्टेटमेंट भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, एल्स प्रिंट लूप कम्प्लीटली, एग्जीक्यूट ओनली इफ लूप फिनिश नॉर्मली। एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब लूप अपने आप फिनिश होता है। कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट से लूप खत्म नहीं होता। मान लो यहाँ पे ब्रेक होता कोई कंडीशन लगा के आई इक्वल टू पे, तो एल्स स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होता। ठीक है, समझ गए। अब फंक्शंस क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, एक फंक्शन क्या होता है, एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है ओनली व्हेन, जब उसको हम कॉल करते हैं तब। जैसे कि अब आगे देखते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन मशीन की तरह होता है, हमें उसको कुछ इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे कि एटीएम का मशीन ही देख लो, एटीएम में कार्ड डालते हैं प्लस पिन देते हैं, हमें कैश विड्रॉ करके दे देता है। वाई फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि अवॉइड करता है कोड को बार बार लिखने से, इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी, सिंपल होती है डिबगिंग करना इसमें, इनेबल करता है मॉड्यूलर डिज़ाइन, आर मैंडेटरी इन रियल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है। डिफाइनिंग इन फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, डेफ कीवर्ड का यूज़ करके हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमें डेफ कीवर्ड लगाना है, फंक्शन को नेम देना है, उसके बाद कोड लिख देना है। जैसे कि डेफ ग्रीट, उसके बाद हम जो भी प्रिंट हेलो लिखेंगे तो ये हमारा फंक्शंस बन गया। ठीक है, और कॉल फंक्शन को कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट उसको कॉल करते हैं उसके नेम से, उसका नेम लिख दो, हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन, अब बात करते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। ये जो फंक्शन था हमारा विदाउट पैरामीटर था, क्योंकि हमने इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। फंक्शन विद पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कोई वैल्यू पास करना। जैसे कि ग्रीट नेम करेंगे, प्रिंट हेलो नेम, हमने अभी ये स्ट्रिंग में देखा था, नेम का वेरिएबल का मतलब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा जो भी हमारी नेम की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करें ए बी सी, कि हमें ये ए बी सी चाहिए इस इधर नेम के जगह, तो ये ए बी सी यहाँ पैरामीटर के तौर पे पास होगा, यानी कि नेम की वैल्यू ए बी सी हो जाएगी, और फिर यहाँ पे नेम हमारा ए बी सी से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हेलो ए बी सी। अब फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, जो फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू देते हो, जैसे कि ये हमारा एडिशन का फंक्शन देखो, ये रिटर्न में हमें ए प्लस बी देगा। जो भी हमारा फंक्शन रिटर्न कोई वैल्यू कर रहा होता है तो हमें उसको किसी चीज़ में स्टोर कराना पड़ता है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट में ये फंक्शन का रिटर्न वैल्यू स्टोर करा के प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन में 10 और 20 गया था, तो 10 प्लस 20, ये 30 हमारा रिटर्न होकर यहाँ पे आया 30, और 30 रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया, फिर उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया रिजल्ट, यानी कि हमारा प्रिंट होकर आ गया 30। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के। अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ हो जाता है, तो हम बस इसको इक्वल टू करके असाइन कर देते हैं, जो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन जाता है। अब मान लो यहाँ पे हमने इसको क्या कहते हैं, हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो ये प्रिंट होएगा यूज़र, और यहाँ पे जैसे मान लो ये हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दी तो यहाँ पे ये नेम की जगह स्ट्रिंग पे चली जाएगी। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से क्या होते हैं, हम इसको कीवर्ड्स को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं स्पेसिफिकली। जैसे हमारे पास नेम और एज था, अब हम स्पेसिफिकली ये जो हमारा होता है ऑर्डर मेंटेन करता है। अगर हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं करते, मान लो मैं 22 और फिर उसके बाद सम स्ट्रिंग पास करता, तो ये हमारा मेरे नेम में 22 जाता है, फिर एज में वो स्ट्रिंग जाता। ठीक है, तो ये कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो हमने मान लो एज इक्वल टू 22 पास कर दिया, नेम इक्वल टू सम स्ट्रिंग पास कर दी, तो इससे क्या हो गया हमारा, कि हमारा ये इसका जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करेगा, नेम के अंदर स्ट्रिंग जाएगी और एज के अंदर इंटीजर वाली वैल्यू जाएगी। अब बात करते हैं लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल की। जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है वो फंक्शन, वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू 10, ये हम ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये हमने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम x इक्वल टू 5 करते हैं, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है,
क्योंकि ये सिर्फ इसकी लाइफ टाइम सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही है, फंक्शन के बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने मान लो फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो वो एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, फंक्शन के बाहर मैं एक्स को कॉल करूँगा तो वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल को उठाएगा 10। ठीक है, ये अगर मैं मान लो मैं ये फंक्शन नहीं लिखता तो उसके लिए एक्स जो है सिर्फ वो 10 ही एग्जिस्ट करता है, x5 वो लोकली एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर नहीं है। अब बात करते हैं ग्लोबल कीवर्ड की, हम कैसे ग्लोबल कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। अब मान लो मेरे को क्या कहते हैं ग्लोबल कीवर्ड की वैल्यू चेंज करनी है इन द लोकल वेरिएबल के साथ ग्लोबल की चेंज करनी है। मतलब कि समझो मेरे को एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। एक्सेस तो हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए हमें पहले उसको ग्लोबल बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं काउंट प्लस इक्वल टू 1 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके हिसाब से मैंने काउंट को कोई इनिशियल वैल्यू इनिशलाइज़ की ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर उसको पता ही नहीं है कि काउंट नाम का कोई एक ग्लोबल वेरिएबल है, जब तक हम कोई ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। जब हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो उसको पता चल जाता है हम इस काउंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो वो ये देखता है कि इस मेरे जो लोकली है यहाँ पे फंक्शन के अंदर कहीं पे भी काउंट तो इनिशलाइज़ किया नहीं, तो फिर वो हमें एरर दे देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें वैल्यू को एक्सेस करना है तो कोई तो दिक्कत नहीं है, सीधा हम काउंट को लिख के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसको क्या कहते हैं चेंज करना है तो हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स, को कभी भी मॉडिफाई नहीं करते फंक्शंस, हमें वही ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, ये मैंने काउंट को काउंट प्लस 1 कर दिया तो ये एरर मेरे को दे देगा। ठीक है, और वही हमने नीचे देखा कि काउंट हमने ग्लोबल काउंट लिखा तो उसको पता चल गया कि हम इस ग्लोबल काउंट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो देन चेंज करके हमें दे देगा। अब बात करते हैं डॉक स्ट्रिंग की। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? डॉक स्ट्रिंग हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, 1 2 3 ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जो ये एक तरीके से हम फंक्शंस की एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप लिख रहे होते हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमने कोई फंक्शन लिखा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, अब किसी प्रोग्रामर को समझ नहीं आ रहा क्या है, तो वो डॉक स्ट्रिंग से पता कर सकता है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन या उसकी सारे डिटेल्स लिख देते हैं कि आखिर ये फंक्शन काम क्या करता है। जैसे कि हम और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो भी हमारा फंक्शन है उसके आगे डॉट लगा के ये हम लिख देंगे तो हमें वो ये जो हमारा ट्रिपल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है सारा वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। या फिर हम हेल्प करके भी इसको बुला सकते हैं कि इसका हम डॉक स्ट्रिंग देख सकते हैं कि आखिर क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग क्या करता है? अलो करता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए डाटा को परमानेंटली इनटू द कंप्यूटर या फिर लोकल सिस्टम में। और इसके हमारे पास फाइल को ओपन करने के हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, रीड राइट अपेंड और एक हमारा होता है क्रिएट। क्रिएट क्या है? ये क्रिएट। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं आखिर बात क्या होती है, ये सारी चीज़ें है क्या। राइट टू ए फाइल, अब फाइल को हमने सबसे पहले ओपन करना होता है। एक फाइल नाम का वेरिएबल में हमने ओपन किया, ओपन कीवर्ड का यूज़ करके डाटा डॉट टी एक्स टी को राइट फॉर्मेट में ओपन किया, मतलब इसमें हम राइट कर सकते हैं। तो हम फाइल डॉट राइट का यूज़ करेंगे, हेलो पाइथन किया तो ये फाइल के अंदर राइट हो गया, और दोबारा से हमने राइट किया तो अभी अब जाके ये राइट हो गया। उसके बाद हमें जब फाइल को ओपन किया तो हमें इसको क्लोज़ भी करना पड़ता है, तो फाइल डॉट क्लोज़ करेंगे। ये ध्यान रखना, हमें हमेशा फ़ाइल को क्लोज़ करना ज़रूरी है। अब हम इसको रीडिंग फॉर्मेट में भी ऑन कर सकते हैं। फाइल को ओपन किया, डाटा डॉट टी एक्स टी रीड फॉर्मेट में ओपन किया, कंटेंट के अंदर हमने स्टोर किया था फाइल डॉट रीड, यानी जो भी चीज़ अंदर में होगी वो रीड कंटेंट में स्टोर होगी, फिर हमने फाइल को प्रिंट कर लिया। अब इसका एक और मेथड होता है, बार बार हमें अगर फाइल डॉट क्लोज नहीं करना तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस मेथड क्या है? हम विद के साथ ओपन कर लेंगे। हम विद लिख के ओपन करेंगे फाइल, एज फाइल नाम से ओपन कर लिया इसको हमने। अब कंटेंट में जो भी हमने रीड करना था फिर प्रिंट करा दिया, इसमें हमें ये क्लोज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है। तो आप इन ये दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं, जैसे हम रीड मोड देखा ही था, फाइल को रीड मोड के लिए आर से करते हैं, राइट मोड के लिए हम डब्ल्यू करते हैं। अब अपेंड देखते हैं, अपेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपेंड का मतलब क्या हुआ? ऐड कॉन्टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के एंड में कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी है तो अपेंड में खोलेंगे,
तो ये जो भी न्यू लाइन होगी वो फाइल के लास्ट में ऐड हो जाएगी। और अगर हम इसको क्या कहते हैं क्रिएट मोड में ओपन करते हैं, तो क्रिएट मोड में ओपन करने का मतलब क्या हो गया, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल बना देगा। न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी बनाएगा, उसके बाद उसमें राइट कर देगा। अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये हमें एरर दे देगा चुपचाप। ओके, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस क्या हो गया है, ये कुछ ना रन टाइम पे प्रोग्राम को स्टॉप्स कर देते हैं। मतलब कि कोई एरर हो गया या कोई दिक्कत आ गई जिसके वजह से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाता है। इसको हमें हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हैंडल करने के लिए अब हमारे पास बेसिक्स ट्राई हम कैसे करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट मेथड होते हैं हमारे पास। हम ट्राई लिख के उस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा कोड होता है वो लिखते हैं। अगर उसमें कुछ भी एरर आता है तो एक्सेप्ट में हम जो भी चीज़ लिखेंगे, अगर मान लो इसमें यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर आता है तो हमारा एक्सेप्ट वाला प्रिंट हो जाएगा कि जो भी ये प्रिंट एरर अकर कि हमारा कोई एरर आया। अब हमें कैच स्पेसिफिक एरर, हमें अगर कोई स्पेसिफिक एरर कैच करना है तो हम एरर का नाम लिख देंगे एक्सेप्ट के आगे, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अगर वैल्यू एरर आता है तो प्रिंट ये कर देगा। अगर जीरो डिवाइज़र एरर आता है, जीरो डिवाइज़र एरर का मतलब क्या हो गया, हमने कोई नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया तो वो जीरो डिवाइज़र एरर। वैल्यू एरर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इंट में हम कन्वर्ट करें, मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग पास कर दी ABC, तो जब हम यहाँ पे इंट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो इंट में कन्वर्ट नहीं हो गया, तो वो हमारा हो गया वैल्यू एरर को। अब एक और तरीका होता है ट्राई एक्सेप्ट, देख लिया। एल्स और फाइनली भी आते हैं इसमें, ठीक है। ट्राई, वही ट्राई पहले चेक करेगा, ट्राई ब्लॉक अगर सक्सेसफुली चल गया तो एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा, नहीं चला तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट होगा, ठीक है। और फाइनली तो हमेशा प्रिंट होगा ही होगा, चाहे ट्राई चले, एक्सेप्ट चले, चाहे एल्स चले, ठीक है। एल्स इज एग्जीक्यूट ओनली इफ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट सक्सेसफुली और नो एक्सेप्शन अकर, ठीक है। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एक्सेप्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, जो भी उसमें फॉल करेगा, और एल्स उस समय एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा बेसिक्स ये से ठीक ख़त्म हो गए। अब उप्स की बारी आती है कि पाइथन में उप्स क्या होते हैं। तो उप्स की बात करते हैं। तो उप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथड होता है जो बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और विच बंडल्स करता है डाटा एंड बिहेवियर टुगेदर। वो डाटा मतलब हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स, और बिहेवियर मतलब मेथड्स। एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हो गए, जो भी हमारी A = 10, B = 20 जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। और जो भी हमें हमारा मेथड्स हो गया, मेथड क्या होते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं इन द क्लास। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हमारे मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मेथड फंक्शन सेम होते हैं, बस इसके नाम का फ़र्क है। हम फंक्शन, अगर कोई भी क्लास के बाहर अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसे फंक्शन बोलते हैं। अगर वही फंक्शन हम क्लास के इसी क्लास के अंदर होता है तो हम उसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल सा वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेथड को हम तभी बोलते हैं जब वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर हो। अब बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, वेयर एज जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल लाइफ इंस्टांस होता है, या फिर रियल इंस्टांस होता है क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार का जो भी हमारा ढांचा हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, कि जैसे मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार का डिज़ाइन हमारा क्लास हो गया। और हम जैसे कि 10 मर्सिडीज़ कार है तो वो 10 ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि सेम ही कार है, एक ही ब्लूप्रिंट से बनी है, लेकिन वो 10 अलग अलग कार है तो वो एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते A10 तक, ठीक है। अब हम क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं, हम सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास, और क्लास का नाम लिख देते हैं कोलन लगा के, आगे हमें जो भी अंदर लिखना होता है सीधा हम कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्लास क्रिएट होता है। और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, हम सिंपली कोई ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास का नाम लिखते हैं और वो ब्रैकेट से डाल देते हैं, इससे हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एट्रीब्यूट इनसाइड ए क्लास अब क्या होते हैं, वही हमारे जैसे कोई वेरिएबल्स नेम, जैसे नेम इक्वल टू अननोन, एज इक्वल टू 0, ये हमारा एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट के जैसे वेरिएबल नेम डालेंगे डॉट नेम तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा अननोन। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट एज करेंगे तो 0 हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनिट की। ये क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है जी, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हमारा वो एग्जांपल से समझते हैं इसको, क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया इनिट नाम का, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही मैं मान लो A1 करके इक्वल टू पर्सन करके जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसी टाइम पे ये कॉल हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो 3 टाइप आर्गुमेंट पास है, एक सेल्फ, एक नेम और एक एज। सेल्फ की अभी बात करते हैं, सेल्फ क्या होता है। नेम और एज हमें साथ में पास करना पड़ेगा ना। नेम जैसे मान लो मैंने पिंक पास कर दिया, नेम पिंक है, और एज मान लो 20 पास कर दिया, तो ये नेम सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये नेम पिंक हो जाएगा और एज हमारी 20 हो जाएगी। अब बात करते हैं सेल्फ क्या होता है। सेल्फ रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। इट अलाउज ईच ऑब्जेक्ट टू स्टोर इट्स ओन डाटा। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, जब भी हम मान लो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम P1 है इक्वल टू पर्सन है, इसके अंदर हमने कुछ वर्ड पास किया 22। अब P1 के अंदर स्टोर हो जाता है कि हमारा जो नेम था, P1 के अंदर नेम ये जैसे रवाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, रवाड़ी हो गया, और फिर एज इक्वल टू 22, तो ये P1 के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे P2 के अंदर अमित और 25 स्टोर है। अब जब हम किसी मान लो हम P2 से नेम को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पता है कि कौन सा नेम उसके अंदर स्टोर है, तो अमित कॉल होगा। P1 से कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा। ठीक है, अब जैसे कि इसको हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखो मेथड फंक्शन इनसाइड ए क्लास क्या है। जैसे सेल्फ डॉट नेम किया और हमने एक डेफ नाम का ग्रीट की वो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ हेलो किया, सेल्फ डॉट नेम किया। अब पर्सन जब मैंने इसको कॉल किया तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, सेल्फ कीवर्ड अपने आप कॉल हो गया। सेल्फ यहाँ पे अब इधर इस फंक्शन ने इस सेल्फ को कॉल किया। अब यहाँ पे सेल्फ 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 इतना कर रहे हैं, अब इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ग्रीट को फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये ऐसे पाइथन इंटरनली इसको क्या करता है, ये जो हमारा क्या करता है, यहाँ पे हमारा क्लास नेम आ जाता है पर्सन डॉट ग्रीट, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को पास कर देता है फंक्शन। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट को पास करता है तो ऑब्जेक्ट को भी तो लेने के लिए कोई हमारे पास यहाँ अंदर वेरिएबल होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ होता है वो ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर ले लेता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होती है, जिससे पता चलता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको पता है कि यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे पिछला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे P1 को के अंदर क्या था, नेम रेवाड़ी था, और P2 के अंदर नेम अमित था। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम स्टोर सेल्फ कीवर्ड होता नहीं, तो क्या होता, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कीवर्ड कौन से नेम को एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए सेल्फ कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, क्योंकि इंटरनली पाइथन इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट पास कर देता है, तो ये जानने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा वैल्यूज़ को या कौन से डाटास को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। पाइथन नहीं नो कर पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डाटा को यूज़ करना है, कि जैसे यहाँ पे मैंने सेल्फ कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो पाइथन को नहीं पता कि ये नेम किसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें सेल्फ कीवर्ड के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंटरनली पास होता है। हाउ सेल्फ वर्क इंटरनली, ये देखो यहाँ पे भी एग्जांपल में जैसे शो किया हुआ है, डेफ शो सेल्फ प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अगर हम डेमो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सोर्स करते हैं, तो पाइथन इंटरनली क्लास नेम करता है डॉट शो और ऑब्जेक्ट को पास कर देता है इंटरनली। ये चीज़ पाइथन ऑटोमेटिकली करती है, इसलिए हमें एक कीवर्ड पास करना पड़ता है। और कोई सेल्फ जो हमारा होता है वो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है पाइथन के अंदर, हम कुछ भी उसको डाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सेल्फ ही डालेंगे, क्योंकि हर जगह हर कोई उसको सेल्फ यूज़ करता है, और जिससे वो आसान हो जाता है अंडरस्टैंड करना दूसरे प्रोग्रामर के द्वारा भी। अगर तुम कुछ और लिख दोगे तो अगले प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, इस वजह से सेल्फ ही लिखो। ठीक है, अब क्या कहता है, इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डेट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट नॉट द क्लास, कि कोई वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ना कि कोई क्लास को बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के देखो ए और 50,000, ये E1 ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ना कि क्लास को बिलोंग करता है। तो हम E1 से जब सैलरी फेच करेंगे तो 50,000 आएगी, उसी तरीके से E2 से सैलरी फेच करेंगे तो 60,000 आएगी। ठीक है, अब वहीं देखो लोकल वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो गए। यहाँ पे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल जैसे जो पास होके हमारे पास आया वैल्यू सेल्फ डॉट वाई जो होगा, तो वो 20 है, हमें इंस्टेंस के तौर पे पास होके आया है अंदर से जैसे, तो वो हमारा होगा इंस्टेंस वेरिएबल। और ये फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया था, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल यही वाला समझ लो कि यहाँ पे जैसे ये नेम वो यहाँ पे जैसे एग्जांपल परफेक्ट नहीं दिया हुआ कि वाई कहाँ है, तो इधर से देखते हैं कि जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम है, तो ये हम यहाँ जो नेम हम भेजेंगे ए, तो वो इधर से गया, तो ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल हो गया। और वही अगर हम इसके अंदर यहाँ पे कोई x इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर देते तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाता। ओके, समझ गए।
अब वही सेल्फ टू कॉल अनदर मेथड, जो सेल्फ होता है वो अनदर मेथड को कॉल कर देता है क्लास के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लास कैल्क बनाया है मैंने, और उसके अंदर यहाँ पे ऐड किया है सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ पास किया है, तो इससे इसको ये पता चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का ही क्लासेस है। इंश्योर करते हैं मेथड इस क्लास होता है सेम ऑब्जेक्ट, जो भी मेथड हम कॉल करें वो सेम ऑब्जेक्ट के क्लास का ही कॉल हो, इसलिए सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, देखो सेल्फ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम करता है, वही सेल्फ वही सेम चीज़ है जो अभी समझा था। अलग ऑब्जेक्ट होगा तो अलग वो यहाँ पे सेल्फ ये P1 के लिए, यहाँ पे सेल्फ P2 के लिए है इस वाले कॉल में, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट यहाँ जब बनाया तो ये सेल्फ P2 स्टोर करेगा, ये सेल्फ P1 स्टोर करेगा। ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है तुम्हारा, कि सेम ब्लूप्रिंट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग इंस्टांस, कि इस इंस्टांस के लिए सेम ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हमने चीज़ बनाई है, और इस इंस्टांस पे सेम ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हमने अलग चीज़ बनाई है। ये समझ सकते हो, जैसे कार है, कार में तुम कलर, ये कलर ले लो कि मैंने ये एक कार बनाई P1, उसका कलर मैंने वाइट रखा, फिर P2 कार बनाई, उसका कलर मैंने ब्लू रखा, लेकिन वो कार क्या है, सेम मर्सिडीज़ कार है, सेम मॉडल है, सेम डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है, बस कलर अलग है। इस तरह से समझ सकते हैं। वही बात करते हैं, कैन वी रीनेम सेल्फ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, इसलिए नहीं करना। अब बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स इन पाइथन। एक्सेस स्पेसिफायर्स इन पाइथन। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेक करता है कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी किसी भी डाटा क्लास के वेरिएबल्स की, मेथड्स की, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसको कंट्रोल करता है एक्सेस स्पेसिफायर। पाइथन में कोई सच स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर टाइप का कीवर्ड्स वगैरह नहीं होते जैसे C++ में होते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जबकि पाइथन यूज़ करते हैं नेम मैंगलिंग यूज़ करता है या नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है। इसका मतलब कि पाइथन नेम चेंज कर देता है रैदर देन उसको कोई भी पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कीवर्ड की जगह। देखते हैं जैसे कि टाइप्स क्या होते हैं। पब्लिक, अगर हमने कोई क्लास बनाई, डायरेक्ट उसमें कोई भी फंक्शंस हमने डिप बना दिया, तो वो हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है हमारा, हर जगह वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड के लिए हम क्या करते हैं, वो जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके आगे एक अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो इसको ये हमारा अधिकतर सब क्लासेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी या फिर चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर यूज़ करते हैं। हाँ, ये है कि हम अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ वो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि वो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो एक्सेस हो जाएगा। बस एक कन्वेंशंस है कि एक मीज़र है कि अगर हमने एक अंडरस्कोर लगाया, इसका मतलब वो है कि ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना, इसको सिर्फ चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास में ही एक्सेस करना। और प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, जिसको ओनली क्लासेस के विद इन द क्लास ही एक्सेस किया जा सकता है। इसके आगे हम दो बार अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते एक्सेस डायरेक्ट, क्योंकि पाइथन क्या करता है इंटरनली, जो हमारा डॉट सीक्रेट है ना, उसको क्लास का नाम और उसके आगे एक अंडरस्कोर इस नाम में चेंज कर देता है। तो हम अगर उसको एस डॉट सीक्रेट करेंगे तो वो एरर देगा कि इस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर हम उसको एस डॉट अंडरस्कोर ये क्लास नेम करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वो फंक्शन का नेम करेंगे, फंक्शन नेम करेंगे, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया, इसने बस नाम बदल दिया ताकि वो एक्सीडेंटली हम उसको एक्सेस ना कर ले। ठीक है, जैसे कि इस कोड में देखो हमने डेफ सीक्रेट को किया और इसको हमने अंदर फंक्शन में उसको पास करके सेल्फ डॉट सीक्रेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, हाँ, क्या कहते हैं, हाउ टू सी मैंगल नेम। हम अब हमें कैसे पता चलेगा हम मैंगल नेम को सही कैसे करेंगे। हम अगर dir और ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे तो हमें उसके जितने भी मैंगल नेम है, यानी जितने भी प्रोटेक्टेड हमारे वो क्या कहते हैं फंक्शंस या मेथड्स होंगे, वो हमें शो हो जाएंगे इस तरह से। ओके, हाउ टू एक्सेस प्राइवेट मेथड, वही मैंने अभी जैसे बताया कि इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सीडेंटली इसको आउटसाइड द वो क्लास हम एक्सेस ना कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं उप्स के 4 पिलरों में से एक पिलर की, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, डाटा को बंडल कर देना, यानी कि किसी कैप्सूल जैसे दवाई की कैप्सूल देखी है कि कैप्सूल के अंदर दवाई रहती है, उसी तरीके से हम मेथड्स को, फंक्शंस को, एट्रीब्यूट्स को कैप्सूल कर देते हैं क्लासेस के अंदर, या फिर कुछ फंक्शंस बना देते हैं और उसके रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डायरेक्ट एक्सेस को, डाटा को, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन।
वही इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रोटेक्ट करने को डाटा को एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, कि हम कोई गलती से मॉडिफाई ना कर दे, कोड की मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाती है और सिक्योर और रिलायबल कोड हो जाता है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर जस्ट अभी देखा ही था कि एक्सेस कैसे लेवल क्या क्या होते थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो वही सेम चीज़ है कि पब्लिक मेंबर्स कैसे हम कर सकते हैं। ये हमारा जैसे कंस्ट्रक्टर था, डायरेक्ट लिख दिया, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये ट्रू इनकैप्सुलेशन भी नहीं होता। अब प्रोटेक्टेड में क्या हो गया, हमने एक उसके आगे क्या कहते हैं, एक अंडरस्कोर लगा दिया, तो इससे हमारा क्या बन गया, प्रोटेक्टेड बन गया। ठीक है, इसको एक्सेसिबल होता है लेकिन शुड नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, हम एक्सेस नहीं करते हैं इसको। प्राइवेट मेंबर वही हो गया, डबल अंडरस्कोर लगा दिया, क्या कहते वो उसके आगे जो भी हमने प्राइवेट करना है, तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एरर दे देगा, क्योंकि उसको नेम मैंगल हो जाता है अंदर, यानी चेंजिंग द नेम। तो हम इसको प्राइवेट को एक्सेस कैसे करते हैं, गेटर और सेटर मेथड लगाते हैं। ये स्पेसिफिकली ही क्लासिक इनकैप्सुलेशन होता है कि हमने गेट एज किया, उसके अंदर हमने वो जो एज है उसको हमने वो क्या कहते हैं, रिटर्न करवा दिया। तो हम जब भी गेट एज को रिटर्न करेंगे तो हमें एज मिल जाएगा, सेट एज करेंगे तो एज सेट हो जाएगा। अब एक बार कोड देख लेते हैं जिससे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ये हमारा जैसे कंस्ट्रक्टर था जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था, कि मान लो मैंने पर्सन और उसका एज पास कर दिया 20। ठीक है, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे एज 20 क्या कहते हैं, सेट हो गया है। अब हम अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, डॉट वो पी डॉट सेट एज 25, तो यहाँ पे 25 पास हुआ। अगर एज हमारी ग्रेटर देन 0 होगी तो सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 25 हो जाएगी हमारी। और अगर हम गेट डॉट एज करें तो जो भी हमारी एज स्टोर थी, सेल्फ डॉट एज क्या स्टोर थी, 20 पहले स्टोर थी, तो हमारा 20 गेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की, सेकंड पिलर ऑफ द उप्स। इनहेरिटेंस क्या होता है कि उप्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास होती है जो सब क्लास भी जिसको हम कहते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स रखती है अनदर क्लास की। उस अनदर क्लास को हम पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं। ये कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बिना लिखे, हम इसलिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो एक पेरेंट क्लास है, उसकी मेरे को जिसके अंदर जो भी हमारा सेम फंक्शन है या मेथड बोलेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि क्लासेस के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको मेथड बोलते हैं। जो भी हमारा मेथड है उस वो सेम मेथड मेरे को चाइल्ड क्लास में भी चाहिए, तो दोबारा ना लिख के हम सीधा पेरेंट क्लास से को इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स देखो, क्लास पेरेंट है, पास किया, फिर क्लास चाइल्ड बनाई, उसके ब्रैकेट्स के अंदर सीधा हम पेरेंट क्लास को पास कर देंगे, तो पेरेंट क्लास हमारा बेस क्लास बन जाएगा, और या फिर उसको पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास हमारा डिराइव क्लास बन जाएगा। ओके, अब सिंपल इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये हमने एक क्लास बनाई एनिमल, इसमें स्पीक किया हमने एनिमल मेक साउंड। अब मैंने एक डॉग क्लास बनाई, इसमें एनिमल को इनहेरिट कर लिया। अगर मैं डॉट यहाँ पे बार्क नाम का फंक्शन बनाया, अब मैंने वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम मैं इस क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि डी डॉट स्पीक हो गया, तो यहाँ एनिमल मेक साउंड, क्योंकि ये इनहेरिट कर लिया उसने वो प्रॉपर्टी को। ओके, समझ में आया? अब इनहेरिटेंस के काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, जैसे हाँ सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। इसमें क्या होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास ये होगी, चाइल्ड क्लास होगी, सिंपली इसने इनहेरिट कर लिया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो गया, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, फिर ग्रैंड चाइल्ड क्लास, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं। जैसे कि क्लास ए, फिर बी के अंदर ए स्टोर हुआ, फिर सी के अंदर बी क्लास को इनहेरिट कर लिया। तो ये जो सी है वो बोथ बी और ए की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो गया, चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स, यानी कि एक ए क्लास है, एक बी क्लास है। अब मैंने सी क्लास बनाई जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है ए और बी। अब एक सवाल आता है, अगर मान लो ए क्लास के अंदर भी 100 नाम का फंक्शन है, बी क्लास के नाम अंदर भी 100 नाम का फंक्शन है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रिंट हो रही है, तो अब अगर हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट से 100 को कॉल करेंगे तो ए का 100 कॉल होगा या बी का कॉल होगा, तो वो डिपेंड करता है जिस ऑर्डर में हमने इनहेरिट किया है। क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है, वो क्या, पाइथन के अंदर एक हमारा होता है MOR, क्या होता है, MRO होता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जिस ऑर्डर में वो चीज़ आई है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। जैसे ए पहले आया था तो ए का ही 100 एग्जीक्यूट होगा, बी का नहीं होगा। ये मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर इसी चीज़ का ध्यान रखता है ताकि कोई भी एरर ना आए। यही चीज़ अगर C++ में होती तो हमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करके वर्चुअल फंक्शन बनाने पड़ते, जबकि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
अब बात करते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस की। हिरारिकल इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चिल्ड्रन फ्रॉम वन पेरेंट, यानी कि एक पेरेंट है उससे मल्टीपल चिल्ड्रंस आ रहे हैं। जैसे व्हीकल नाम का एक पेरेंट क्लास है, अब मैंने उससे कार भी बनाई है, बाइक भी बनाई है, ये दोनों चिल्ड्रन है लेकिन इसके पेरेंट्स सेम है। हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि यहाँ पे ए से हमने बी में इनहेरिट किया, फिर सी से ए में इनहेरिट, सी को ए में इनहेरिट किया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक और क्लास से, फिर ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, यानी हिरारिकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये मिक्सचर है। ओके, अब बात करते हैं सुपर कीवर्ड की। सुपर कीवर्ड क्या होता है, यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट के क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास है हमारी और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है हमने, ठीक है। अब चाइल्ड ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, अब मैंने यहाँ पे सुपर डॉट इनिट किया, यानी कि सुपर इसने क्या किया, पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे पहले प्रिंट होगी, उसके बाद देन जाके चाइल्ड क्लास का ये प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा। ओके, अब बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, व्हेन ए चाइल्ड क्लास प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पेरेंट मेथड। मान लो पेरेंट के अंदर एक मेथड है, अब चाइल्ड के अंदर दूसरा मेथड है, तो मैं अगर चाइल्ड क्लास के से करूँगा कॉल उसमें वो फंक्शन को, तो ये ओवरराइड हो जाएगा, ये वाला शो करेगा, वो पेरेंट क्लास वाला शो नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया था मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर भी होता है, तो जिस वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको क्या मतलब होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस मतलब जैसे चाइल्ड क्लास के अंदर सो नाम का फंक्शन है या नहीं है तो कर देगा, नहीं है तो एरर दे देगा। यूजिंग सुपर इन मेथड ओवरराइडिंग। अब सुपर का भी यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग में। अगर मान लो मेरे को चाहिए कि पेरेंट क्लास का भी शो हो और इधर चाइल्ड का भी शो हो, तो सुपर डॉट शो कर देंगे तो वो पेरेंट के वो शो फंक्शन को कॉल कर देगा, यहाँ पे फिर ओवरराइड भी नहीं होगा। दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस। अब ये देखें यहाँ पे जैसा अभी मैंने बात किया था MRO मल्टी मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ये वही ध्यान रखता है जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ये क्लास ए था, बी था, फिर बी ए को इनहेरिट किया, तो बी का जो भी मेथड होगा वो कॉल होगा रेदर देन ए, अगर दोनों में सेम होते हैं तो। एक्सेसिंग पेरेंट वेरिएबल, पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ये वही सेम चीज़ है जो मैं वो कैसे हुआ था कि वो डेफ शो किया सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट वैल्यू, और वैल्यू क्या थी यहाँ हमारे पास 10 थी, क्योंकि वही पेरेंट के अंदर जो वेरिएबल था उसको मैं यहाँ चाइल्ड के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने उसको इनहेरिट किया है तो, ठीक है। इनहेरिटेंस विद इनकैप्सुलेशन, वही इनहेरिटेंस भी है इनकैप्सुलेशन भी है, माने यानी कि इनहेरिट भी किया है मैंने और उसको इनकैप्सुलेट भी किया है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये मैंने प्रोटेक्टेड किया है, ओ प्राइवेट किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन यूज़ किया और फिर यहाँ पे मैंने वो चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास बना दी, चाइल्ड पेरेंट क्लास, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस भी हो गया, उस चीज़ का एक एग्जांपल है। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन है थर्ड पिलर ऑफ द ओप्स। क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं, हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, सो ओनली एसेंशियल फीचर टू द यूज़र। मान लो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, अब तुम उसमें 3+4 कर रहे हो या कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो, तुम्हें ये तो नहीं पता ना पीछे क्या चल रहा है, तुम्हें सीधा रिजल्ट मिल रहा है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन भी यही होता है, वो तुम्हें ये चीज़ें नहीं दिखाता पीछे क्या चीज़ वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है, वो तुम्हें सीधा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ क्यों होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए सिक्योरिटी को, और क्या कहते हैं मेक सिस्टम ईजियर टू स्केल एंड मेंटेन करने के लिए। अब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास ABC करके क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, अब सीधा इधर सिंटैक्स देखते हैं। अब हम सीधा सिंटैक्स से समझते हैं कि क्या होता है। फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम इंपोर्ट करवा लिया और एक ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इंपोर्ट करा लिया ABC के अंदर से। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइब्रेरी है जिसके मॉड्यूल है जिसके अंदर ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, जो कि जिसको अगर हम क्या कहते हैं अगर इनहेरिट कर लेते हैं तो वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम उस एक रूल डिफाइन कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जो कि रूल फॉलो होना चाहिए हर एक क्लासेस से जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। यानी कि बेसिकली समझा जाए ABC से हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड से
हम कोई भी रूल डिफाइन कर सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हुआ। अब एक और बात करते हैं, जब भी अगर हम कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमें उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है एज, और इस क्लास को एज ए, ये क्लास एक्ट करती है एज ए पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये जो हमारा ABC है, ये स्पेशल क्लास है जिसको इनहेरिट करके कोई भी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एक रूल डिफाइन कर दिया स्टार्ट। यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं करते, ये हमें चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता है स्टार्ट। अगर मान लो मैं अगर चाइल्ड क्लास के अंदर ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करता हूँ, तो वो मेरे को क्या कहते हैं उस टाइम पे एरर दे देगा जब मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो एरर दे देगा। तो इससे हमारा एरर जो होता है वो रन टाइम से डेवलपमेंट टाइम पे चला जाता है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से रूल सेट कर दिया कि हमने ये चीज़ को डिफ़ाइन करना ही होगा। तो जब अगर हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर देंगे तब वहाँ पे हमें कोई भी एरर शो नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक व्हीकल था, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी स्टार्ट, इसका हमने रूल सेट कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं इनहेरिट किया मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और डेफ स्टार्ट किया सेल्फ को, और यहाँ पे फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन कर दिया, तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। और वही अगर मैं डिफ़ाइन नहीं करता तो मेरे को एरर मिल जाता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, बट इफ़ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा उसी टाइम मेरे को एरर मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, तो कि हम रूल डिफ़ाइन कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड से, और ABC से हम उस किसी क्लास को पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन विद एब्स्ट्रैक्शन वही सिंपल चीज़ें हैं जो अभी मैंने कोड के एग्जांपल दे रखे हैं। आपको ये पूरी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं उप्स के फोर्थ पिलर की, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मतलब एक ही नाम के मल्टीपल फॉर्म्स है। मान लो ये जैसे इसको सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड होगा कि मैंने एक डॉग क्लास बनाई, उसके अंदर साउंड नाम का फंक्शन बनाया। वही मैंने एक कैट नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर भी मैंने साउंड नाम का फंक्शन बनाया। तो ये क्या हो गया, सेम नाम के हमारे पास फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हम डॉग का बाग देखेंगे तो वो अलग काम कर रहा है, कैट का बाग देखेंगे तो वो अलग काम कर रहा है। कैट मतलब साउंड देखेंगे, साउंड की बात करते हैं तो वो अलग काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट हैपन इंटरनली, क्या कहते हैं पाइथन सा एनिमल डॉट साउंड, वो एनिमल की साउंड देखेगा। फॉर डॉग के लिए वो डॉग का साउंड देखेगा, कैट के लिए कैट का साउंड देखेगा। ठीक है, उसको इस चीज़ से मेथड नहीं है कि हमने कितनी बार डिफाइन कर रखा है, कहाँ कहाँ डिफाइन कर रखा है, वो चीज़ नहीं देखता है। ठीक है, अब यही है पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस भी है, कि इनहेरिट करने के साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि क्लास ये बनाई है मैंने, फिर उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया मैंने, तो क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है, सेम नेम के फंक्शन लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो एक चीज़ की वो देखते हैं, जैसे ये तो वही कोड के एग्जांपल थे। C++ में देखो इस तरह से इनहेरिटेंस किया जाता था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, C++ में हम क्या करते थे, इनहेरिटेंस करते थे तो हम डिफरेंट डेटा वो पैरामीटर के डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर पास करके हम उसको डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते थे। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं पाइथन के अंदर जैसे यहाँ इस वाले एग्जांपल में देखो, पाइथन के अंदर अगर मैं डेफ ऐड बनाता हूँ और उसका दोबारा डेफ ऐड करके बनाता हूँ, तो ये क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। जो ये पुराना वाला ऐड फंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब नया वाला एग्जिस्ट ऐड करेगा। तो ये चीज़ इसके वजह से हम इसमें ट्रेडिशनल जो हमारा C++ में था वो पॉलीमॉर्फिज्म वो पाइथन में नहीं होता है। तो पाइथन में अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके सॉल्व करने के क्या कहते हैं कई मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया एक, कि मान लो C=0 कर दिया, कि मैंने 3 आर्गुमेंट देने थे, अब 2 भी पास करूँगा तब भी हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट अगर 3 भी पास करूँगा तब भी हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 1 2 पास किया तो 3, 1 2 3 भी पास किया तो चलेगा। लेकिन ये अच्छा केस नहीं है, अगर मान लो मैंने 4 पास किया तब, तो फिर हम इसका एक और मेथड है आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, ये हम रन टाइम पे डिसाइड होता है कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जाएंगे। अगर 1 2 गए तो 1 2 3 गए, फोर लूप से हम चेक कर लेते हैं। ये एक तरीके से लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि हम जितने इनपुट देंगे उतनी वैल्यूज़ जाएगी। अब दूसरा हो गया चेकिंग इनसाइड, वो चेकिंग इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन के इनसाइड चेक कर लिया।
मान लो मेरे को देखना था अगर ए भी इंटीजर है तो मेरे को ऐड कराना था, और मान लो ए भी वो इंटीजर स्ट्रिंग होता तब मेरे को उसको कॉन्कैटिनेट करवाना है। तो उसके लिए अलग अलग चेक करते हैं। इफ़ इस इंस्टांस क्या कहते हैं, इस इंस्टांस क्या है, एक मेथड है जिससे पता करते हैं कि ये वैल्यू इंटीजर है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स देगी। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग होगी तो कॉन्कैटिनेट करेगा, अगर ये इंटीजर होगा तो ऐड करके हमें दे देगा। ठीक है, अब एक और एडवांस मेथड भी होता है जो कि वेरी क्लोजेस्ट है सी प्लस प्लस में, जैसे हम ओवरलोडिंग करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्पैच। अगर हम @सिंगल डिस्पैच लिख के, पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म फंक टूल्स में से इंपोर्ट करना होगा सिंगल डिस्पैच को, और फिर हम @सिंगल डिस्पैच लिख के हम फंक्शन का नेम डालते हैं, रेज करते हैं नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, उसके ऐड रजिस्टर करके हम वो आगे अंडरस्कोर डाल के ए इंट है बी है तो रिटर्न a+b, अगर स्ट्रिंग है तो a+b कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये एडवांस मेथड है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ, अब बात करते हैं इंस्टांस इन पाइथन। इंस्टांस क्या होता है, इस इंस्टांस वही चेक करता है ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द टाइप और नॉट। जैसे अभी हमने देखा था कि हम चेक कर रहे थे इस इंस्टांस ऑब्जेक्ट और टाइप, जैसे कि ये जो x है ये इंटीजर है या नहीं है, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। सिंपल। अब क्या होता है कंपोजिशन, क्या होता है सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोला जाए, बिल्डिंग ए क्लास यूजिंग अदर क्लासेस इंस्टेड ऑफ इनहेरिटिंग फ्रॉम देम। अब कंपोजिशन क्या हो गया, देयर इज टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, हैज़ रिलेशन और इन वो इज़ नॉट रिलेशन। ठीक है, अब देयर इज़ टू टाइप ऑफ रिलेशन, हैज़ ए रिलेशन और इन ए रिलेशन। मान लो मैं जैसे यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ, इंजन क्लास बनाई मैंने, उसमें स्टार्ट किया और फिर कार के अंदर इंजन इनहेरिट कर लिया। तो ये क्या है, कार इज़ एन इंजन, ये रिलेशन क्या हो गया, इज़ एन रिलेशन है। तो ये रॉन्ग रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि कार इज़ एन इंजन नहीं है, कार हैज़ ए इंजन होता है। तो हैज़ ए रिलेशन बनाने के लिए इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, ई क्लास इंजन डेफ स्टार्ट, क्लास इंजन डेफ स्टार्ट सेल्फ, उसके बाद फिर क्लास के अंदर मैंने सेल्फ डॉट इंजन के अंदर जो हमारा इंजन नाम का क्लास था उसको इनहेरिट कर लिया। तो इससे हमारा हैज़ ए रिलेशन बन जाता है अगर हम किसी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लास का ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है। अगर मान लो मैं अब इसको ए इक्वल टू इंजन कर लेता तो ये ए नाम का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मैंने इस तरह से इसको इनहेरिट किया तो एक हैज़ ए रिलेशन क्रिएट हो गया, जो कि हमारा सही है रिलेशन से। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। अब मैजिक मेथड्स क्या होते हैं या डंडर मेथड्स। मैजिक मेथड्स और स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं पाइथन के अंदर जो ऑटोमेटिकली कॉल्स हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं पाइथन के अंदर। ये हमेशा और स्टार्ट और एंड होते हैं डबल अंडरस्कोर के साथ। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, वो अंडरस्कोर इनिट पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर था। ऐसी एक एस भी होता है हमारे पास जो कि कॉमनली यूज़ होता है। इनिट वही हो गया कंस्ट्रक्टर, एस क्या हो गया, हमें रिटर्न करके देता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू। अगर मान लो अगर यहाँ पे एस नहीं होता और मैं प्रिंट तब ऑब्जेक्ट कर रहा होता तो हमें कोई मेमोरी एड्रेस देता है ये, और हमने अगर अब प्रिंट किया तो हमें ये स्ट्रिंग लौटा के देगा वो। ठीक है, एज एन आउटपुट। अब बात करते हैं इफ़ नेम इक्वल टू मेन। नेम क्या चीज़ है, नेम क्या है, एक बिल्ट इन वेरिएबल होता है पाइथन के फाइल के अंदर, हर एक पाइथन के फाइल के अंदर, जो उसका स्टोर करता है करंट मॉड्यूल को स्टोर करता है, नेम ऑफ द करंट मॉड्यूल, कि कौन से मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मैं मैथ यूटिल्स डॉट पाई में काम कर रहे हैं तो इफ़ नेम इक्वल टू मेन होगा, इसका मतलब वही होता है कि हम करंट मॉड्यूल में है कि नहीं है। क्योंकि जब हम अगर कभी भी इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल को, तो अगर मान लो उसके अंदर प्रिंट फंक्शन होता, अगर मैं नेम इक्वल टू मेन नहीं करता, सीधा प्रिंट यहाँ लिखा हुआ होता, तो जैसे ही मैं इसको किसी और के अंदर इंपोर्ट करता तो ये प्रिंट हो जाता अपने आप ऐड फंक्शन। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं इफ़ नेम इक्वल टू मेन होगा तभी ये होगा। क्योंकि अगर हम मान लो मैं किसी दूसरे फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करूँगा तो वहाँ नेम इक्वल टू मेन नहीं होता है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। इसी के साथ गाइस पाइथन की क्लासेस आज की ख़त्म होती है। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।